मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज जबकि हर तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की भरमार हो रही है, लेकिन आज जो हम फिलहाल बात करने वाले हैं आपके सामने वो है बिहार की। आपको पता है बिहार में भी पॉलिटिकल ड्रामा कोई कम नहीं हो रहा है। बिहार में भी सब कुछ चल रहा है। लालू जी जेल से बाहर आ चुके हैं, नीतीश जी अपने एकदम चरम उत्कर्ष राजनीति खेल रहे हैं, कम से कम बड़ी बड़ी सीटों में सबसे कम सीट जीतकर मुख्यमंत्री बने पड़े हैं। और उधर एलजेपी, या तो कहिए कि आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसको रामविलास जी ने अपने संघर्ष, अपने दलित योद्धा होकर और दलितों के वोट बैंक होकर, दलितों को अपना वोट बैंक बनाकर और दलितों की आवाज बनकर जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर को शुरू किया था, वो उस रामविलास जी की पार्टी आज आप देख सकते हैं उसके लिए हो रहा है कि वो किसकी होगी। बात है 13 जून की। 13 जून को अचानक 5 सांसदों के साथ जो रामविलास जी के छोटे भाई हैं, पशुपति कुमार पारस जी, एक और भाई हैं रामचंद्र पारस जी, जो अब नहीं रहे, 2019 में उनका देहावसान हो गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने कहा कि अब एलजेपी जो है वो मेरी पार्टी है या हमारी पार्टी है और मैं इसका अध्यक्ष हूं। लेकिन उसके अध्यक्ष तो चिराग जी थे, ये कैसे हो गए? तो अब इस पर फिर 3 दिनों के बाद चिराग जी ने एक कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये जो अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल ही मैच नहीं खाता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कि आखिर क्या हो रहा है। आखिर जब इलेक्शन आने वाले हैं, मतलब जब अभी नहीं आने वाले, लेकिन जब आने वाले होंगे बिहार में, तो एलजेपी को कौन लीड करेगा? एलजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? एलजेपी के बारे में फैसले कौन लेगा? तो अभी जो एक इंटरव्यू में अगर हम याद करें तो बड़े अच्छे, पहले आपको मैं सूरजभान सिंह के बारे में बता दूं, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कहा एलजेपी के बारे में कि एलजेपी चिराग पासवान जी की ही पार्टी है और चाचा भी उनके चाचा हैं, पिता तुल्य हैं। तो उन दोनों के बीच बात कराने की मैं कोशिश करूंगा। अभी मैं सारे मुद्दों पर आऊंगा, सरकार किसकी रहेगी, क्या होगा, आगे की राजनीतिक प्रक्रिया क्या हो सकती है, आगे की राजनीतिक क्रियाएं क्या हो सकती हैं, इन सब बातों पर आऊंगा फिलहाल। लेकिन पहले स्थिति आपको बता दूं। तो स्थिति ये हुई कि 13 जून को पार्टी में विखंडन हो गया, पार्टी टूट गई। 3 दिन के बाद चिराग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उनको पीछे से छुरा भोंका गया है। और फिर उन्होंने इंटरव्यू में कहा ललन टॉप पर कि अगर उनको मुझसे नाराजगी थी, अगर वो हर जगह ये कह रहे हैं, यानी अपने उनके चाचा और उनके चचेरे भाई मुस्कान जी और उधर वीना जी भी हैं जिनसे उनकी लड़ाई चल रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर सीट के बंटवारे को लेकर किसी को भी आपत्ति थी, उन्होंने कहा मीटिंग हुई है हमारी, सब साथ थे, इवन के चाचा जी आ नहीं पाए थे तो वर्चुअली मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हर तरफ से सहमति दी है और मेरे सारे फैसले को हाँ कहा। हाँ, एक सीट पर लालगंज की सीट थी जिसको लेकर हमारे बीच हुआ और उसमें मेरी बात रही, जिस तरह उनकी बात कई जगहों पर रही, 4-5 सीटों पर उनको उनके मत थे। तो खैर ये बात, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये सबका, उन्होंने फिर ये कहा कि वो डिक्टेटर जैसा, मतलब उनका कहने का मतलब उसने अचानक एनडीए से संबंध तोड़ दिया। इस पर चिराग ने जो अपना पक्ष रखा है वो पक्ष ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने ये बातें हर जगह रखी और बार बार मीटिंगें हो रही थी, और उन्होंने अपने पिता का हवाला देते हुए भी ये कहा कि आप याद कीजिए वो बातें कि एक बार मुझे अपने पिता से उस दौरान डांट भी पड़ी कि तुम क्या बार बार मीटिंग बुलाते रहते हो, फैसला सुनाओ जिस तरह मैंने 2005 में सुनाया था, तुम अध्यक्ष हो पार्टी के, तुमको बताना होगा नहीं इलेक्शन नहीं होगा ऐसे, हम लोग अकेले लड़ेंगे, तुम्हारी दम नहीं है कि तुम अकेले इलेक्शन लड़ पाओ, फिर तुम्हें नहीं देखना है पीछे। तो चिराग ने ये बातें बताई कि मैं तो इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक हो रहा था, उनके कहने का ये मतलब था। और फिर उन्होंने कहा कि अगर वो मुझसे बुलाकर कह देते तो मैं उनकी बातें ऐसे ही मान लेता है, तो मैं उनको बना देता अध्यक्ष या पार्टी उनको बना। और आप दूसरी तरफ अगर देखना चाहें दोस्तों, तो मैं आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताने वाला हूं कि उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में, अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू उनका ललन टॉप पे आया है जिसको सौरभ द्विवेदी ले रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात कही कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ये कहा था कि अगर आपको हमारे कोटे से कोई मंत्री चाहिए तो वो सिर्फ हमारे चाचा होंगे। यानी ये बता रहे हैं, लेकिन फिर बिल्कुल सवाल बनता है कि अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर वो क्यों आपसे अलग हुए? तो उन्होंने बताया, याद दिलाया कि देखिए, विधानसभा इलेक्शन से पहले जब रामविलास जी बीमार थे, यानी चिराग के फादर बीमार थे, चिराग के पापा बीमार थे, तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया था कि ये खबर आ रही है कि मैं कुछ एमएलएस को लेकर दूसरी पार्टी में मिलने जा रहा हूं और ये बिल्कुल र्यूमर है। तो उन्होंने उसका स्पष्टीकरण देते हुए बिल्कुल उस खबर को एकदम सिरे से खारिज कर दिया था। अब वो बात सही साबित हो गई है, तो यानी वो बातें थी कहीं। चिराग का भी यही कहना है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। खैर, अब आते हैं कि इसके बाद क्या है, क्या हालात बनेंगे। देखिए,
इस बार के इलेक्शन में सीट सिर्फ एक मिली चिराग को, यानी एलजेपी को, लेकिन उनको वोट्स 26 लाख के आसपास मिला है, जो बड़ी संख्या है। अब बात यह होती है, रामविलास जी के बारे में कहा जाता है कि उनको 6% वोट उनका बड़ा ही लॉयल वोट था। तो 6% वोट। अब मैं आपको तेजस्वी के स्टैंड पे लाता हूं। तेजस्वी ने अनाउंस किया है कि 5 जून जो आरजेडी का भी जन्मदिन है और रामविलास जी की जयंती है, तो उन्होंने कहा कि पहले हम रामविलास जी की जयंती सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद हम पार्टी का फाउंडेशन डे मनाएंगे। संबंध जोड़िए। अब आते हैं तेजस्वी राजनीतिक पटल पर। वो क्या बोलते हैं, मुझे इसमें कोई मेरे पास दो राय की जरूरत नहीं है और ना कोई दो राय है कि एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी है। ठीक है, ये उनका स्टैंड है, सबका एक राजनीतिक स्टैंड होता है। लेकिन यहां पर चिराग अपने राम जी से सपोर्ट ढूंढ रहे थे, जिनका उन्होंने दावा किया था कि मैं तो उनका राजनीतिक हनुमान हूं, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इवन कि ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहा और पीएम मोदी ने भी कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा। तो बात आ रही है मेरे दोस्तों इस बात पर कि एक बात आप बताइए कि इस तरह से अगर चीजें चलेंगी तो तय है कि जो दूसरी पार्टी होंगी वो कहीं ना कहीं आएंगी। फिर तेजस्वी के बारे में चिराग ने भी कहा कि वो मेरे इंटरव्यू में कह रखा है कि वो मेरे भाई की तरह हैं, वो मेरे से छोटे भाई हैं, हम लोगों का बचपन साथ बीता है। लालू जी से मेरे फादर के बहुत घनिष्ठ संबंध थे। शत्रुघ्न जी के बारे में भी उन्होंने ये बातें कही हैं कि वो भी मिलकर फादर फिगर है मेरे, और उन्होंने रामायण का वास्ता भी दिया है, रेफरेंस भी दिया है कि जहां मेरे पिताजी का नाम राम था उनका नाम शत्रुघ्न था। अब बात आती है नीतीश जी पर। वो नीतीश जी के कटु आलोचक हैं और एकदम खुले में उन्होंने एनडीए का साथ नहीं देने का एक बड़ा कारण ये बताया था, चूंकि एनडीए गठबंधन है नीतीश कुमार से भी। उन्होंने कहा कि मैं इस गठबंधन को नहीं मानता, मैं नीतीश जी को बिहार का सीएम नहीं देखना चाहता। वो क्लियर थे अपने स्टैंड पर। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन एनडीए को उन्होंने बिहार में ये कहकर छोड़ दिया था। और उन्होंने कहा, दावा ये किया कि मेरी इस वजह से, मेरी इसी स्टैंड की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी ज्यादा सीट्स आई। अब आप आइए तेजस्वी का ये स्टैंड कि एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से चिराग की है, वो ये दिखा रहा है कि चिराग और उनमें एक संबंध डेवलप हो रहा है जो अब राजनीतिक ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा अब मैं आपको एक बात और बताऊं अंदर की, बिहार में 6% जरूर दलित वोट इनका है, रामविलास जी का वोटर था, लेकिन बिहार में सिर्फ 6% दलित वोट नहीं है, बिहार में 16% दलित वोट है। अब आप जोड़िए वो, अगर आप 6% को पहले मानकर चलिए, तेजस्वी का जो MYP जिसको आप बोल सकते हैं, M फॉर मुस्लिम्स, Y फॉर यादव, P फॉर पासवान। अब आइए, मुस्लिम हैं लगभग 17%, यादव हैं लगभग 16% और 6% पासवान जी। ये वोट अगर आ गया तो तय है कि सरकार किसकी बनेगी। और तेजस्वी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि वो हो सकता है आने वाले 2 से 3 महीनों में सरकार गिर जाए और नई सरकार का निर्माण हो जाए। अब आते हैं हम लोग एक और पक्ष पर, सारे कौन कौन किस तरह से किसको वोट दे सकते हैं और सरकारें और कितने सीट्स आ सकते हैं, तो इस पर हम लोग कुछ चीजों को देख लेते हैं। आइए, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगली बार भी बनते हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं नहीं इस बार राजनीति की लड़ने वाला, लेकिन बीच में उनके राजनीतिक करियर का अगर डेथ होता है, तो चिराग ने ये कहा है, और उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि लेकिन जेडीयू इन्वॉल्व है हमारे पार्टी के टूट में, और उन्होंने कहा कि बार बार ये कोशिश हुई है, तो तय है कि मुखिया को खबर ना हो ये तो मानने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कहने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ही एलजेपी के टूट के पीछे हैं और नीतीश से उनकी बिल्कुल नहीं बनती। और वहीं पर पारस जी ने, जो इनके चाचा जी हैं जिन्होंने पार्टी तोड़ी है, उनका यह दावा है कि उनके नीतीश जी से बहुत ही गहरे संबंध हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। और चिराग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने मेरे फादर को ही सिर्फ उनके राजनीतिक डेथ के लिए ही उन्होंने दलितों और महादलितों का विभाजन किया था, पासवानों को उससे बाहर किया था, ये कहकर कि ये तो दलितों में ये महादलित नहीं है। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं पासवान जी के करियर को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उनको अपना जन्म शत्रु मान रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन वहीं पर पशुपतिनाथ उनके नजदीकी। तो कई लोग, सूरजभान सिंह से भी ये पूछा गया कि लोगों को लग रहा है कि कहीं ये जो एलजेपी है आप वाली, यानी कि आप वाली से मतलब पशुपतिनाथ जी की, पारस जी की, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो जेडीयू में मिल जाए। तो उन्होंने सिरे से इनकार किया, नहीं ये नहीं हो सकता, एलजेपी की एक अपनी आइडेंटिटी है, इसी पर तो हमने इलेक्शन लड़ा था पूरा रिस्क लेकर, और हमें उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने अपनी आइडेंटिटी जरूर बचा ली। तो दोस्तों, जो मेरी आपसे ये बात है कि अब कुछ सिचुएशन और आते हैं
मान लीजिए वो 16% जो वोट है उसमें तय है कि कुछ ना कुछ सेंध सब लगाएंगे कि भाई उस 6% वोट चलो इनको हो सकता है चिराग को सपोर्ट मिल जाए और कहीं ना कहीं सहानुभूति या सिंपथी वाली जो वोट होती है वो भी मिल जाए और मिल सकती है। एक तो रामविलास जी नहीं है उनका, ऊपर से उनकी पार्टी जो टूटी है उसका जो मेंटल सिचुएशन और जिस तरह का चिराग ने खुद को प्रेजेंट भी किया है जैसे उन्होंने धोखा खा लिया है कोई, जबकि अब हालात क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन बहरहाल थे। अब मैं आपसे एक बात और बोलूँ जो बहुत ज़रूरी है जानना और समझना कि क्या इस तरह के सिचुएशन में ये बातें हो सकती हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। तो जैसा कि तेजस्वी ने खुद कहा कि कोई भी गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो विदाउट कांग्रेस सोचा ही नहीं जा सकता है। यानी कांग्रेस के प्रेजेंस को सीट वगैरह से तोलना नहीं चाहिए। कांग्रेस का प्रेजेंस कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक और सांकेतिक तौर पर एंटी बीजेपी के माहौल बनाने में बहुत जरूरी है, ये कहने का मतलब था तेजस्वी यादव का। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ बीजेपी में भी कुछ खींचतान की खबरें हैं, लेकिन केशव मौर्य ने कहा है कि हम मेरे और योगी जी के बीच कोई मतभेद नहीं है, हम तो घर ऐसे भी आते जाते रहते हैं, इस बार गए तो पॉलिटिकल बवंडर मच गया, वो अलग बात है। लेकिन जो भी स्थिति हो, राजनीतिक मंच अभी मजेदार होने वाला है। देश में इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें अभी हमारे न्यूज का हिस्सा नहीं बनती है मेन स्ट्रीम मीडिया का। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इसी चक्कर में रहती है कि कैसे इन्हीं लोगों की बात हो। मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की है जो बिहार में हो रहा है, अंदर खाने तो यही चल रहा है। लेकिन बहुत चांसेस है कि आपको पता है सीपीआई के पास भी 12 सीट हैं। अच्छा हाँ, एक बात और आपको मैं बताऊं, दलितों के वोट पर सीपीआई और दूसरे जो उस तरह की पार्टियां हैं वो भी दावा करती हैं कि उन्हें भी वो वोट्स मिलते हैं। तो अगर उन्हें भी कहीं ना कहीं राजद या महागठबंधन अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो गया तो ये सरकार भी बन जाएगी और नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज याद रखनी होगी, 3 जो बिहार के सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आरजेडी, जेडीयू एंड बीजेपी, उसमें जेडीयू अभी सबसे कम सीट पर है। ये हर वक्त खतरे की घंटी है नीतीश कुमार के, इसलिए एक खास किस्म की इनसिक्योरिटी की भावना भी उनमें देखी जा रही है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरह की खबरें आपके बीच लाते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। और मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि सबसे पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी बजा दें। बहुत ज़रूरी है दोस्तों हौसला अफजाई के लिए। सच कहने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है और हिम्मत हमें आपके सब्सक्रिप्शन और आपकी उंगली से मिलती है। बने रहिए हमारे साथ।